बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर 5 फोर्सेस एंड मैटर, और आज हम करेंगे इसके एमसीक्यूज़ और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, द स्प्रिंग इन ब्रेक एंड क्लचेस आर यूज्ड, यानी जो बाइक में क्लच होते हैं और ब्रेक्स होते हैं उसमें जो स्प्रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या काम होता है। तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, ताकि वो वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर क्लच या ब्रेक वापस आ सके, इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्प्रिंग। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है ये, ठीक है। यानी कि अगर किसी मटेरियल पर हम फोर्स अप्लाई करें और वो उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाए, लेकिन जब हम उस पर फोर्स हटा दें, एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, जब उस पर से फोर्स हटाएं तो उसकी डिफॉर्मेशन जो है वो वापस जो है रिमूव हो जाए, तो ये कहलाती है कौन सी डिफॉर्मेशन? इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी वो रिकवर कर ले अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक, इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो ज़्यादा इलास्टिक होता है? रबर, ग्लास, स्टील या वुड। अब फिज़िक्स की ज़बान में इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल वो है जिसमें हमें उसकी जो शेप है उसको डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़े, तो इसलिए स्टील जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नंबर 4 देखें, इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज ईजीली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज़, अगर कोई स्प्रिंग ऐसा है जो आसानी के साथ स्ट्रेच होता है, खिंचता है, यानी कि कम फोर्स अप्लाई करने पर वो खिंच जाता है, यानी कि फोर्स कम है और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, एफ़ कम है एक्स ज़्यादा है, तो के की वैल्यू होती है, देखें एफ़ अपॉन एक्स, एफ़ इज इक्वल टू के एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे हम। तो के होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है एफ़ अपॉन एक्स, एफ़ न्यूमरेटर में है और एक्स डिनोमिनेटर में है, तो जिस पे एफ़ कम अप्लाई हो रही है यानी कि ईजिली स्ट्रेच हो रहा है, तो एफ़ अगर कम होगा तो के की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल आएगी, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखें यहाँ पर, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। उसके बाद नंबर 6 है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, मैं ग्राफ से हमें ये बताना है कि कौन सा वाला वेट अगर हम ऐड करेंगे तो उसके बाद जो स्प्रिंग है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास वेट मौजूद हैं, ये 0.5 है, 1, 1.5, 2 और 2.5, ठीक है। अब देखें ग्राफ जब तक स्ट्रेट है तब तक तो कहानी बिल्कुल ठीक है, यानी कि स्प्रिंग अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा, लेकिन जहाँ से बेंडिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ ये जो बेंडिंग स्टार्ट हो रही है, इस बेंडिंग ये शो कर रही है कि यहाँ पे अगर हम ये जो है वेट उस पर डालेंगे तो इसके बाद जो है वो क्या होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने का ख़तरा होता है, ठीक है ना। यानी कि हो सकता है स्प्रिंग इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए कि वो वापस अपनी असली हालत में जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन थी, ओरिजिनल डायमेंशंस थी, उस पर वापस ना आए, ठीक है। यानी कि बिल्कुल खिंचा का खिंचा रह जाएगा, वो वापस जो है फिर अपनी जगह पर नहीं आएगा। तो देखें यहाँ पर ऑप्शंस देखें, मैं 1.5 देखें, 1.5 ये रहा, यहाँ पर पहुँचे मैं 1.5 पर, तो 1.5 पे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट है और आगे भी स्ट्रेट है, तो इसलिए 1.5 जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद देखें 8 न्यूटन दिया हुआ है, तो 8 तो हमारी रेंज में है ही नहीं, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी देखें 1.6, तो 1.6 देखें ये वाला पॉइंट है, ठीक है। 1.6 यानी कि अगर हम वेट उस पर डालेंगे तो वापस वो अपनी असली पोजीशन में इजीली आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अब 1.6 से जब आगे जाएंगे 2 न्यूटन पर, ये देखें 2 न्यूटन, तो यहाँ पे देखें अगर ये वाला वेट हमने उसके ऊपर डाला स्प्रिंग पर, तो उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन होने का अंदेशा है, तो इसलिए 2 न्यूटन जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेशर का यूनिट नहीं है। प्रेशर की जो वीडियो थी जहाँ पे मैंने उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है, वहाँ पे काफ़ी सारे इसके यूनिट्स मैंने आपको डिटेल में बताए थे। तो पास्कल भी इसका यूनिट होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है इसका यूनिट, इसके अलावा बार होता है, एटीएम में शॉर्ट फॉर्म में लिखा था मैंने, एटमॉस्फेयर कहलाती है उसकी फुल फॉर्म। बाकी न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट होता है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है, प्रेशर का नहीं होता। बाकी जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों यूनिट हैं किसके? प्रेशर के। और ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाली जो लिखा हुआ ऑप्शन सी, ये मैंने ATM करके आपको बताया था वहाँ पर, ठीक है, वीडियो में, जहाँ पे मैंने प्रेशर पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद देखें, फॉर मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स पता है, एरिया पता है, आपसे प्रेशर का पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द एरिया ऑफ।
तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, तो आपने निकालना है प्रेशर, तो फोर्स को डिवाइड कर दें आप एरिया से, ठीक है। और यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर देखिए न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हमें दिए हैं सारे के सारे ऑप्शंस। तो 20 को आपने डिवाइड कर देना है फोर्स को एरिया से, जो कि 5 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 रिजल्ट आएगा 4, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नंबर 9, एक फिगर हमें दी हुई है ये, इसमें 3 जो है वो पाइप बाहर निकले हुए हैं जिन्हें वो स्पाउट कह रहे हैं। अब इन तीनों पाइप से जो है पानी बाहर आ रहा है, लेकिन नीचे वाले पाइप से जो है पानी बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल रहा है। तो इसका रीज़न आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है। द फिगर शोज अ कंटेनर with 3 spouts. The container is filled with water. Jets of water pour out of the spout. Why does the jet of water from the bottom spout goes farthest आउट फ्रॉम द कंटेनर? ठीक है, जो नीचे वाला जो है उसकी जो देखें पानी बहुत तेज़ी के साथ दूर तक जा रहा है, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है नीचे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डेप्थ के साथ प्रेशर जो है वो बढ़ता है, तो प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। अब उसके बाद देखें सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने सेल्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में भी किया था, वहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था लोड में और एक्सटेंशन में, हुक्स लॉ के लिए, स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट हाउ आ स्प्रिंग इज स्ट्रेचड व्हेन लोड्स वर एडेड टू इट। और टेबल में हमें सारी डिटेल मौजूद है। लोड जो है वो न्यूटन में दिया हुआ है हमें, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और एक्सटेंशन जो है वो मिलीमीटर में है, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 100। पार्ट ए में कह रहे हैं ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दें। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखें जनाब, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें लेना होता है लोड, क्योंकि वो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और वाई एक्सिस पे हमें लेना होता है एक्सटेंशन, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है लोड पर। जितना ज़्यादा लोड डालेंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पर हमने बता दिया आपको, एक्स एक्सिस पर लेंगे लोड और वाई एक्सिस पर लेंगे एक्सटेंशन। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं टेबल के अंदर, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और यहाँ पे देखें 15, 30, 45 वगैरह वगैरह हैं। लेकिन देखिए पार्ट नंबर 1 में हमें उसने पूछा था द एक्सटेंशन व्हेन द लोड इज़ 3 न्यूटन, ठीक है। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है द लोड विच प्रोड्यूसेज एन एक्सटेंशन ऑफ 40 मिलीमीटर, ठीक। तो 40 मिलीमीटर पे पूछ रहा है वो कि क्या वैल्यू आएगी, और साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि 3 न्यूटन पर जो है क्या वैल्यू आएगी। अब देखें 40 मिलीमीटर इस डेटा के अंदर कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा, इन बिटवीन कहीं आ रहा होगा, यानी कि स्केलिंग हमें इस तरह से करनी है कि 40 मिलीमीटर की जो वैल्यू है वो ईजिली हम जो है वो फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने जो है वो क्या किया है, देखें 1 लार्ज बॉक्स को मैंने इक्वल ले लिया है 2 न्यूटन के, एक्स एक्सिस पर मैंने 1 लार्ज बॉक्स इक्वल ले लिया है 2 न्यूटन के। और यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 लार्ज बॉक्स जो है वो इक्वल लिया है 10 मिलीमीटर के, ठीक है। और ये बीच में देखें आपको रेड कलर की लाइंस भी नज़र आ रही हैं, तो ये इनको मैंने हाफ किया हुआ है, यानी कि ये जो है 5 मिलीमीटर होगा, फिर ये 15, उसके बाद ये 20, फिर उसके बाद ये रेड लाइन पर हो जाएगा दोबारा से 25, फिर ग्रीन लाइन पर 30, फिर रेड लाइन पर ये 35, 40, 45, 50, 55, इस तरह से जो है ये स्केलिंग कर दी है मैंने, ठीक है। तो स्केलिंग आपको लिखना पड़ती है, अगेन मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर स्केल होगा जनाब 1 लार्ज बॉक्स इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन, और आप जो ग्राफ पेपर यूज़ करते हो उसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस भी होते हैं, तो आप इस तरह से भी बता सकते हो कि 10 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए आप बता सकते हो कि 10 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी कि एक स्मॉल बॉक्स आपका 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो बहुत ईजीली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ देखें यहाँ पे प्लॉट कर ली हैं। तो 2 न्यूटन पर जो वैल्यू आ रही है टेबल के अंदर वो 15 है, तो देखें 15 यहाँ पर बनेगा हमारे पास रेड लाइन पर, तो यहाँ पे मैंने जो है डॉट लगा दिया है। उसके बाद देखें 4 पर जो वैल्यू है टेबल के अंदर वो है 30, दिखा देता हूँ एक बार और आपको। देखें 4 पर जो है 30 वैल्यू है, 2 पे 15 मैंने लगाया, 4 पे 30 है, और 0 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ओरिजिन पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये जो हमारे पास बिल्कुल डॉट यहाँ पर जो है वैल्यूज 0 है, वाई एक्सिस की भी यहाँ पे 0 वैल्यू है और एक्स एक्सिस की भी यहाँ पर 0 वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर 6 जो है, 6 पर वैल्यू है हमारे पास कितनी, 45, टेबल में भी दिखा देते हैं आपको, देखें 45, यानी कि 15 का टेबल चल रहा है यहाँ तक, 75 तक, 90 तक, 15 का डिफरेंस है हर वैल्यू के अंदर। तो इसी तरह से मैंने पूरी प्लॉट कर ली है। बाकी 14 पे जाके ग्राफ बैंड हो गया है हमारा, यानी कि 100 वैल्यू आ रही है, 15
वैसे तो हर वैल्यू के अंदर 15-15 का चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट की जो वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 10 का चेंज आ रहा है, तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट यहाँ पे जो है वो रीच कर गई है। अब यहाँ पर देखें सारी वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दी हैं। तो 6 पर जो है वैल्यू है 45, 10 पर वैल्यू है 75, 8 पर है 60, 10 पर है 75 और उसके बाद 12 पर वैल्यू है 90 और 14 पर वैल्यू है 100। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी 90 तक, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद फिर मैंने इसको हल्का सा बेंड करके ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बेंडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, यानी कि इलास्टिक लिमिट यहाँ पे रीच हो गई है। अब उसके बाद देखें, यानी ग्राफ प्लॉट हो गया। ग्राफ प्लॉट होने के बाद अब देखें पार्ट नंबर 1 में वो पूछ रहे हैं द एक्सटेंशन व्हेन द लोड इज़ 3 न्यूटन, यानी कि लोड अगर 3 न्यूटन है तो उस एक्सटेंशन क्या होगी, ग्राफ से हमें वैल्यू बतानी है। क्या वैसे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको F = KX से, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ से वैल्यू कैलकुलेट करने का कह रहे हैं वो, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 न्यूटन हम देखते हैं कहाँ पर है ग्राफ में। अब तो देखें ये 2 है और ये 4 है, तो इन बिटवीन जो है वो क्या होगा, 3 होगा। तो इसलिए रेड लाइन से जो है मैंने यहाँ पे मार्क किया है इसको। तो रेड लाइन से आपने ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनानी है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने एक लाइन वाई एक्सिस पे लेके जानी है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल वाई एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन जो है वो एक स्केल से यहाँ ड्रॉ करनी है आपने, और फिर इस वैल्यू को देखना है कितनी वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो 1 स्मॉल बॉक्स आपके पास इक्वल होता है, इक्वल है जो आपने स्केल लिया हुआ है 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 मिलीमीटर का है। तो जितने भी स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पे आ रहे होंगे टोटल 20, तो देखें यहाँ तक है। अब लेट सपोज यहाँ पे अगर 2 आपके पास स्मॉल बॉक्सेस आते हैं तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 22 मिलीमीटर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा है एट 3 न्यूटन एक्सटेंशन इज़ 22 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद देखें अगले पार्ट में वो कह रहे हैं कि लोड कितना होगा अगर एक्सटेंशन कितनी हो जाए, 40 मिलीमीटर हो जाए। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं लोड विच प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 40 मिलीमीटर, यानी कि लोड कितना होगा अगर एक्सटेंशन 40 मिलीमीटर होगी। तो इस बार हमें लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस पे देखें 40 से यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की ग्राफ पर, और फिर इस पॉइंट से मैंने नीचे एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की यहाँ पे ड्रॉप की, तो वो यहाँ पर आके इस जगह मिली है। ठीक है, अब देखें 4 और 6 के इन बिटवीन तो 5 होता है, तो 5 से थोड़ी ज़्यादा है ये लाइन। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख दी है 5.2 न्यूटन। ठीक है, यानी बिल्कुल अगर बीच में होगा तो 2.5 होता, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ है, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ है, तो इसलिए जो है ये 5.2 न्यूटन मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है। बाकी आप जो है वो स्मॉल बॉक्सेस देखकर काउंट करके कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो आपके पास देखें 10 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो इक्वल हैं कितने के, 2 न्यूटन के बराबर हैं। तो यानी कि आपके पास 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो कितने का है, तो आप डिवाइड कर देंगे किससे, यानी कि आपके पास 10 जो है वो इक्वल है 2 के, तो 1 स्मॉल बॉक्स आपके पास इक्वल होगा 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का जो है इक्वल होगा। तो अगर एग्जैक्टली बीच के अंदर आ रहा होता तो ये 5 होता, लेकिन थोड़ा सा ये आगे है, तो आप ये स्मॉल बॉक्सेस जो आपके पास ग्राफ होगा वहाँ से आप काउंट करके इजीली जो है एग्जैक्ट आंसर आप निकाल पाएंगे। तो ये तकरीबन 5.2 या 5.3 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जनाब सारे हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए, ग्राफ समझा दिया, MCQs डिस्कस कर लिए, और इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो कल देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।